आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सप्ताह भर में दूसरी बार पैतृक घर कल्याण बिगा पहुंचे मुख्यमंत्री। दिवंगत सीताराम के श्रद्धा क्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार। श्राद्ध क्रम में शामिल हुए नीतीश कुमार। विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार ने पलेट ग्रुप फाइनल जीता। मणिपुर को हराकर एलीट लीग में बनाई जगह। जस्टिस संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। गवर्नर ने दिलाई शपथ। सीएम नीतीश समेत कई मंत्री रहे मौजूद। कटिहार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। डीएमएसपी ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। बिहार में ज्वेलरी शॉप में हिजाब निकाब पर रोक को लेकर आरजेडी का विरोध। फैसले को बताया भारत के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल्याण बिगा पहुंचकर अपने पैतृक घर की देखभाल करने वाले दिवंगत सीताराम के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। बता दें एक सप्ताह में ये उनका दूसरा दौरा है। साल की शुरुआत के दिन ही सीएम कल्याण बिगा पहुंचे थे। उस अवसर पर वे अपनी माता परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और उनके साथ उनके पुत्र निशांत भी मौजूद थे। दरअसल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पटना से लेकर नालंदा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे मार्ग में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। करीब 15 मिनट के प्रवास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के लिए वापस रवाना हो गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके दुख दर्द में जो उनका परिवार था उनको उन्होंने ढाढ़स बढ़ाने का काम किया। खास करके सीताराम जी से उनका व्यक्तिगत और घरेलू लगाव था और जब तक उनका जीवन सीताराम जी का रहा माननीय मुख्यमंत्री जी के घरेलू जीवन के लिए समर्पित रहे और पूरे निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के परिवार के साथ उनका जो श्रद्धा और प्रेम था वह निश्चित रूप में आज बताने का काम किया कि मुख्यमंत्री जी का कितना लगाव था सीताराम जी से। और जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राजभवन में शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद जस्टिस संगम कुमार साहू ने औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया। बता दें कि जस्टिस संगम ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीबी बतंत्री के सेवानिवृत्त होने के बाद ये जिम्मेदारी संभाली। समारोह में सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अभिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता और इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संगम कुमार साहू को नया चीफ जस्टिस बनाया गया है सर। मैं उनका स्वागत करता हूं और बधाई भी दिया हूं। मैंने जाकर के 9 वर्ष के मंगल कामना भी दिया हूं और यहाँ पर पदरिक्त भी था जाकर के और आज उनकी नियुक्ति की गई है। इसके लिए धन्यवाद, बधाई देता हूँ। को ये सौभाग्य मिला कि आज हम लोग भी इसमें शामिल हुए और निश्चित रूप से हम लोगों ने उनको बधाई दिया है कि उनके कार्यकाल में जो भी हो सही निर्णय हो और बिहार में जो भी कोई भी केस अगर जाए उसका सही से निष्पादन हो और समय से हो। इसके लिए हम लोगों ने उनको शुभकामना भी दिया है। और बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप फाइनल में मणिपुर को 6 विकेट से हरा दिया है।
आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम ने 31.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ बिहार ने अगले सीजन के लिए एलीट लीग में जगह बना ली है। बिहार की जीत में दाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज शब्बीर खान का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए, जिससे पहले बल्लेबाजी करते हुए मणिपुर की टीम ने लगभग 169 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ बिहार ने प्लेट ग्रुप में अपना अभियान शानदार तरीके से पूरा किया है। टीम ने लीग चरण के सभी 5 मैच जीते और बता दें कि प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर और प्रमोशन हासिल करने के बाद बिहार अगले सीजन से विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में खेलेगा, जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और बिहार क्रिकेट के लिए भी गर्व का पल है। इस मुकाबले में बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 2 बार हिस्सा लिया, 221 रन बनाए। इसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार 190 रन की पारी भी शामिल है। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में प्रशासन ने एक्सपायर्ड बिस्कुट और नमकीन बिकते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम अभिषेक कुमार के निर्देश पर युगल चौक के पास स्थित एक किराना दुकान की जांच एमओ नेहा कुमारी ने की। जांच में लगभग 42 प्रकार के सामग्री की समीक्षा की गई, जिसमें 11 उत्पादों पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी और ना ही एक्सपायरी डेट। इसके अलावा अमल निमटी टेस्ट मिक्सचर के 240 पैकेट एक्सपायर्ड मिले। दुकान में दुकान में चीन में बनी स्मोकी पॉपिक कैंडी भी मिली, जिसकी एक्सपायरी 2027 थी। एसडीएम ने कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर दुकानदार के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी और दुकानदारों को चेताया गया है कि बाजार में किसी भी तरह का एक्सपायर्ड या गुणवत्ताहीन सामान ना बेचे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा मार्केट क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पास एक दुकान की जांच की गई है, जिसमें जो सामान है वो कुछ एक्सपायर्ड पाए गए हैं और उसमें एक डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आया है और उसके अनुसार हम लोग विधि सम्मत उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और मेरा ये भी एक अपील रहेगा सभी जो दुकानदार हैं कि वो लोग किसी तरह का एक्सपायर्ड सामान इस क्षेत्र में ना बेचें और अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर उनके द्वारा किसी तरह का एक्सपायर्ड सामान बेचा जा रहा है या फिर जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, क्योंकि मानकों के आधार पर नहीं है, तो उन पर विधि सम्मत और बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो यहाँ के बच्चे बूढ़े सब लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए उसमें शुद्धता और गुणवत्ता बिल्कुल ही रहनी चाहिए। अभी जो पकड़ाया है जहाँ से एक्सपायरी सामान बेचते हुए, तो उस पर कार्रवाई होगी? हाँ, इसमें जरूर कार्रवाई होगी और यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने की तैयारी में। ये उनके मुख्यमंत्रित्व काल की 16वीं बड़ी यात्रा होगी, जो मकर संक्रांति के बाद शुरू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यात्रा की तारीख और कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द किए जाने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित बिहार यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना है। मुख्यमंत्री ये देखना चाहते हैं कि बीते साल प्रगति यात्रा और अन्य कार्यक्रमों के दौरान जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी वे धरातल पर किस स्थिति में है। सीएम जानना चाहते हैं कि क्या योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सीएम की होने वाली यात्रा पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने और अधिक जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जी से हमारी भी आज बात हुई गवर्नर साहब के यहाँ, जो चीफ जस्टिस के शपथ था, और उनका यात्रा इस ठंड को लेकर के तो इधर से ही शुरू होता, लेकिन ठंड को लेकर के उसके बाद जितने विकास के काम किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी की जो सक्रियता है, विकास के प्रति जो समर्पण है, निश्चित तौर पर विकास की गति बढ़ेगी और सुशासन से समृद्धि की ओर बिहार बढ़ेगा। कांग्रेस नेता सर ये पृथ्वीराज चौहान ने ये कहा है कि आपको लगता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति का अपहरण करने का अधिकार ये कभी भारत के साथ भी हो सकता है? चलिए, कांग्रेस पूरी तरह से अभी निराश और हताश है और उनकी मानसिकता संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति सही नहीं है। वो विचलित हैं, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं।
बिहार में ज्वेलरी दुकानदारों द्वारा सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हिजाब, निकाब, घूंघट पहनकर आने वाले ग्राहकों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला कहीं न कहीं सही है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के होने वाले बिहार यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री जी तो हर साल जो भी योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उसकी समीक्षा के लिए ग्राउंड पे जाके देखने का काम करते हैं। तो इससे ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ चल रहा है उनकी नज़र में आता है। कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं, लोगों से भी मिलते हैं, बातचीत होती है। तो उस क्रम में ही एक इस साल का भी कदम है। सर, बिहार पहला राज्य बन गया है जहाँ पे हिजाब और निकाब बैन किया गया है ज्वेलरी शॉप्स में। अब कोई महिलाएं हिजाब या निकाब पहन के शॉपिंग नहीं कर सकती। ज्वेलरी शॉप में हो रहा है तो इसको मेरे हिसाब से ये सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है, तो इसको उस हिसाब से ही देखने की जरूरत है। कटिहार जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है। समाहरणालय परिसर में से जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों, चौक चौराहों और गाँव में जाएगा और लाउड स्पीकर और पोस्टर के जरिए लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज रफ्तार से बचने और नशे में गाड़ी ना चलाने का संदेश दिया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपनी और दूसरों की जान सुरक्षित रखें। ये लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा है कि लोग सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहना करें। अब लगातार कटिहार पुलिस भी जगह पे चेकिंग करती है, लगातार फाइन कर रही है जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों में जागरूकता फैले। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से एक गुड समैरिटन का एक कंसेप्ट है, जिसमें कि जो ऐसे लोग हैं जो कोई सड़क दुर्घटना में कोई घायल होते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उनको सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत भी किया जाता है। तो लोगों से ये भी अपील है, यदि आसपास कहीं वो देखते हैं कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो कृपया जो लोग इसमें घायल होते हैं उनकी मदद करें, पुलिस को सूचना दें, तुरंत उनको अस्पताल पहुँचाएं। 30 जनवरी तक हर साल की तरह इस बार भी सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद यही है कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, जो सुरक्षा के नियम है उनका अनुपालन करने के विषय में लोगों को जागरूक किया जाए। उसी क्रम में अभी एक जागरूकता रथ को भी झंडी दे करके दिखाया गया है और बहुत सारे कार्यक्रम लगातार पूरे महीने भर चलेंगे। लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो लोग भी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं, उनको जो सेफ्टी के नियम हैं, जो सड़क सुरक्षा संबंधित नियम, उनका पूरी तरीके से पालन करें। दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट निस्संदेह आगे पीछे बैठे दोनों लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए। अब फुलवारी शरीफ के तेज प्रताप नगर में मंगलवार को एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फुलवारी शरीफ विधायक और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने किया। इस मौके पर फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के करीब 3000 से ज्यादा एनडीए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को गर्म शॉल देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के बाद कार्यकर्ताओं के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उनका सम्मान समारोह किया गया है। उनकी ही ताकत और उनके ही सक्रियता के बल पर, कार्यकर्ताओं सक्रिय बल पर हम हैं, हमारे श्याम जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, तो कार्यकर्ता सम्मान की ओर बहुत मेहनत करता है। भाई आप पहली बार कृषि मंत्री बने हैं और किसानों का जो है सही एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बार जो टारगेट जो है इस बार कम कर दिया गया है। टारगेट कम कर दिया गया है, तो हमारा कोई जुड़ा हुआ मामला नहीं है, मगर हम पता करेंगे टारगेट कम। 25 के चुनाव में मजबूती के साथ 202 सीटों से नीतीश कुमार को विजयी बनाया और उसमें फुलवारी विधानसभा 33,000 के वोटों से हमारे कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जी की झोली में एक और सेवक देने का काम किया। इस खुशी में हमारे कार्यकर्ताओं को आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और इस लगन के साथ कि आने वाले समय में जो हमारा सदस्यता अभियान चलेगा वो अव्वल होगा। बिहार में कुछ ज्वेलरी दुकानों में हिजाब और नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा विरोध जताया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि ये फैसला भारत के संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर किसी खास धर्म को निशाना बनाना गलत है और इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि ये कदम बीजेपी और आरएसएस के एजेंडों का हिस्सा है और आरजेडी ने ज्वेलरी दुकानदारों से मांग की है कि वे तुरंत इस फैसले को वापस लें और संविधान का सम्मान करें। ज्वेलरी दुकानदारों के द्वारा
हिजाब और नकाब प्रतिबंधित किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार वेशभूषा और पोशाक धारण कर सकते हैं, और उसी अंतर्गत मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हिजाब और नकाब पहनती है। लेकिन इसको जिस तरह से परसेप्शन बना करके, जिस तरह से माहौल खड़ा करके, जिस तरह से इसको सुरक्षा और सुरक्षा मानक के तहत प्रतिबंधित किए जाने की बात की जा रही है, ये कहीं से उचित नहीं है और कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके परंपरा के खिलाफ है, उसके संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं किसी धर्म की भावना को भी आहत किया जा रहा है। अब बिहार में ज्वेलरी दुकानों में हिजाब और नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में कुछ ज्वेलरी दुकानों में हिजाब और नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर AIMIM ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा है कि ये फैसला सीधे तौर पर संविधान और धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के नाम पर किसी खास धर्म को निशाना बनाना गलत है और इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि ज्वेलरीज की दुकान जो है वो नकाब, पर्दा, बुर्खा ये सब पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं, तो उनका कहना है कि ठीक है आपका सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ और डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार हमारा है। तो आप सेल्स वुमेन रखिए, सेल्स गर्ल रखिए, मेरी प्राइवेसी का भी आप ख्याल रखिए। हम भी आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन आप तुगलकी फरमान नहीं ना जारी कर सकते हैं। आजकल MNC है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन डिलीवरी करती है, और जो भी सोना और चांदी खरीदने जाता है, हीरा खरीदने जाता है, फाइनेंशियली साउंड होता है और एक इमोशनल रिश्ता होता है। कोई भी जाता है अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए खरीदता है, तो आप कोई तुगलकी फरमान नहीं ना जारी कर सकते। आप ऐसा व्यवस्था कीजिए, वो भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, हम भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इस शर्त एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से नहीं होने वाला है। आजकल ऑनलाइन है और दूसरे भी बहुत प्रक्रिया, और आप नहीं दीजिएगा तो दूसरे दुकानदार है, आप ही लिखते हैं कस्टमर इज गॉड। फिर क्या होगा? उस कस्टमर का सम्मान का आप ख्याल नहीं रखिएगा, उस कस्टमर के डिग्निटी का ख्याल नहीं रखिएगा, तो हम तो बोलेंगे ही ना। तो हमारा यही कहना है कि सेल्स वुमेन रखिए, सेल्स गर्ल रखिए, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखिए। हम भी चाहते हैं कि आपका सुरक्षा रहे, आप भी अच्छे से बेचिए, फल फूलिए, आपका भी कारोबार तरक्की। बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय के सामने दलित और गरीब मजदूरों ने धरना दिया। ये धरना अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा और मनरेगा मजदूर सभा की ओर से आयोजित किया गया। नेताओं ने कहा कि ठंड के मौसम में दलित गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, जो अमानवीय है और गैर कानूनी है। उन्होंने मांग की है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को ना हटाया जाए और जहां लोग बसे हैं उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाए। धरना देने वालों में मनरेगा की बहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने और मजदूर विरोधी कानून वापस लेने की भी मांग की गई है। अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। क्या सूचना दी गई है सरकार को? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो आप बुलडोजर गरीबों पर चला रहे हैं, लेकिन यहीं के शहर में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो दबे कुचले लोग हैं, जो सड़कों के किनारे गुजर बसर कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आवेदन दिए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। यही मुख्य मांग था? मुख्य मांग थी और भी मुख्य मांगे थी। जी राम जी जो आप लेकर ये नाम बदले हैं, ये नाम बदलने का ये विकास समझ लिए हैं, वो नाम बदलने का विकास। सूचना दी गई है सरकार को? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो आप बुलडोजर गरीबों पर चला रहे हैं। और भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना परिसर में जनता दरबार के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर भोजपुर SP राज खुद पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। SP ने बताया कि जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग आए, जिनमें से कई मामलों का तुरंत समाधान किया गया और कुछ को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी समस्या लेकर जनता दरबार में आए और हर संभव मदद की जाएगी। और बाइकर्स गैंग को लेकर SP ने कहा है कि शाम के समय चुनिंदा जगहों पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस जनता से बातचीत कर हर समस्या का समाधान करेगी। मुख्यालय के निर्देशानुसार आज मेरे द्वारा जगदीशपुर थाना में जनता दरबार कराया गया है। कई सारे यहाँ पे लोग आए हैं, जिनकी सारी जो समस्याएं थी उनको सुना गया है। कई सारे का
निराकरण तत्काल कर दिया गया है। कुछ में दिशा निर्देश भी दिया गया है। जल्द सभी मामलों को देखा जा रहा है। लोगों से भी अपील है कि अपनी समस्याओं को हम लोग को समक्ष रखें। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा उसको हम लोग टैकल करें। सर बाइकर गैंग की सर यहाँ सवाल उठाया गया कि रास्ते कि कई लोगों द्वारा जो है सलाह दिया गया है कि कहीं कहीं पे चेकिंग की आवश्यकता है। तो एसडीपीओ और एसएचओ यहाँ पे हैं। उनको बताया गया है कि शाम के शाम जो चुनिंदा जगह है, हॉटस्पॉट जगह है, जो क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ लगातार सडन चेकिंग कराया जाए और वैसे असामाजिक तत्वों को निरुद्ध किया जाए। सर एक शिकायत थाना फील्ड में आया, गाड़ी खड़ी है उसको लेकर भी आया, उसको एक अभी हम लोग को प्राप्त हुआ है जिसमें कि जो माइनिंग से जब्त जो गाड़ियाँ होती हैं, बालू की गाड़ियाँ हैं, वो स्कूल के फील्ड में जब्त किया गया है। उस संबंध में अभी हम लोगों ने इसको बोला गया है कि डिटेल्स निकालने के लिए कि उसकी क्या स्टेटस है। जल्द से जल्द उसका हम लोग ऑप्शन कराएंगे और अल्टरनेटिव रूप से भी हम लोग जगह देखते हैं कि उसमें अगर से उसको शिफ्ट कराने के, सो दैट कि बच्चों को यहाँ खेलने में समस्या। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में भैरोपट्टी वार्ड नंबर 14 से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां 32 साल की हिना परवीन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव मंगलवार सुबह घर से लगभग 500 मीटर दूर बांसबाड़ी स्थित भूसा घर से मिला। परिजन का आरोप है कि 3 जनवरी को 2 लोग चंदन और कुंदन हिना को घर से ले गए थे। परिजनों ने उनके साथ गंभीर अपराध कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मृतका की मां ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले भी हिना प्रवीण को इसी तरह की धमकियां दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। देखिए ग्राउंड से हमारे संवाददाता मुनाजिर आलम की ये रिपोर्ट। ये जो वेंडिंग जोन देख रहे हैं, ये वही वेंडिंग जोन है जहां 3 दिन से लापता हिना परवीन का शव बरामद हुआ था। हालांकि कई परिजनों का जो आरोप है उनके साथ हैवानियत का शिकार हुआ। कई दरिंदों ने मिलकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। अभी लेकिन पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन आरोप है कि उससे पहले भी उस महिला के साथ मारपीट किया गया था, उसको बांध करके पीटा गया था। लेकिन 3 जनवरी की रात जो घटना घटी वो सबसे दर्दनाक घटना घटी। कौन कौन उठा के ले गया था? बाबू चंदनमा नाम छे, कुंदनमा नाम छे। यही मुचान को उठा के ले गया। हाँ, क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम चाहे छी ओकरा सदा मार, जना हमरा बेटी के मारलकै, मार सबो बच्चा के परिवर्तन। और कटिहार जिले में पिछले 15 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। शीतलहर और घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर आलू और सरसों की फसलों पर दिख रहा है। जिले के करीब 8000 हेक्टेयर में लगी आलू की खेती झुलसने लगी है, जबकि 13000 हेक्टेयर में सरसों की फसल को भी नुकसान की आशंका है। विशेषज्ञों के मुताबिक 10 से 15% तक उत्पादन घट सकता है। वहीं 78000 हेक्टेयर में लगी मक्का की फसल की बढ़वार धीमी हो गई है। हालांकि 16000 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल फिलहाल सुरक्षित बताई जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि शाम के समय हल्की सिंचाई करें और जरूरी दवाओं का छिड़काव कर फसल को जरूर बचाएं। में खराब है, मक्का का सेहत थोड़ा बहुत अच्छा है और गेहूं का खेत सेहत बहुत अच्छा है और तिलहन का थोड़ा प्रभावित होगा। तो इसमें किसको मानते हैं कितना प्रतिशत का नुकसान हो सकता है? नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गेहूं के लिए तो ये अच्छी है। जो जितना टेम्परेचर नीचे आएगा उतना बढ़िया है। जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे कि फल फूल पौधों के लिए आवश्यक है। मक्का की खेती के लिए भी किसानों को चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन आलू की खेती के लिए नियंत्रण बचाव के तरीके अपनाना चाहिए, जिससे कि फसल को बचाया जा सके। 0.1% जो सल्फर है उसका छिड़काव अपनी फसलों पे कर सकते हैं। इससे ठंड का प्रकोप कम होगा। यहाँ पर किसान भाई ध्यान ये भी रखना चाहिए कि खेतें जो हैं वो खरपतवार से मुक्त रहें, जिससे कि ठंड का प्रकोप कम हो खेतों पर। और नमी का स्तर अगर आप बना के रखते हैं तो निश्चित रूप से ठंड का प्रकोप जो है उसको आप अपनी फसलों पे कम कर सकते हैं। और किशनगंज जिले के पश्चिम पाली स्थित राज्य खाद्य निगम के CMR गोदाम का रियलिटी चेक किया गया तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। गोदाम में ट्रक से अनाज आ रहा था और रीपैकिंग हो रही थी, लेकिन सहायक प्रबंधक और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों अनुपस्थित थे। गोदाम की कमान एक निजी व्यक्ति जयतोष मंडल संभाल रहे थे, जो पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं। नगर परिषद चेयरमैन इंद्रदेव पासवान ने कहा है कि गोदाम का संचालन केवल सरकारी कर्मियों द्वारा होना चाहिए और किसी बाहरी व्यक्ति की दखल से भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।
गोदाम में बहुत बारे नियारे हैं और भगवान भरोसे ही चल रहा है। अगर जिम्मेदार कर्तव्य पदाधिकारी रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं उपस्थित होकर रहेंगे। इसमें जिला पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। जो खाद्यान्न महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, और खाद्यान्न के वितरण के लिए जो खाद्य आता है उसे राम भरोसे छोड़ दिया गया है। अपने किसी अधीनस्थ कर्मी के बदौलत नहीं, वो अपने परिवार के लोगों के द्वारा, अपने निजी स्टाफ के द्वारा इसको संचालित करना यह जघन्य अपराध है और निश्चित ही किसी घालमेल का संकेत है। मुझे भी नहीं थी कि एजीएम है कि नहीं है। फोन पे जब उनसे बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो सर हम सूचना नहीं दे पाए। तो फिर इसके विषय में ऑफिस से पूछा गया कि कोई रिटर्न में आप लोग को आवेदन दिया गया है यहाँ पे, तो बताया गया कि रिटर्न में आवेदन नहीं है। तो संबंधित एजीएम के ऊपर हम लोग शो कॉज कर रहे हैं कि वो प्राइवेट व्यक्ति कौन है और कैसे वो गोदाम में काम कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी वहाँ नहीं थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नहीं थे। दोनों पे शो कॉज किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक ही गोदाम है फंक्शनल, किशनगंज के लिए वो प्रतिनियुक्त हैं, उनको तो निश्चित रूप से होना चाहिए। तो दोनों भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज सबोर प्रखंड के रजंडीपुर और फड़का और तरारा पंचायत सहित कई कार्यस्थलों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मिलकर ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्य की प्रगति का फीडबैक लिया। बिहार के सभी प्रखंडों और पंचायतों में किसान सलाहकार और राजस्व कर्मचारी हर किसान का ई-केवाईसी और एफआर कर रहे हैं। एफआर और ई-केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। और बिहार इस वक्त ठंड की मार झेल रहा है। कई जिले में घने कोहरे और धुंध से ढक गए हैं। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर गया है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है और सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। लोग गर्म कपड़े पहनकर और अलाव के पास बैठकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने अलाव और कंबल की व्यवस्था की है, लेकिन लोगों को भी अभी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। में परेशानी लोग रास्ते में दिखते नहीं है, हेडलाइट जला के। अब बिहार सरकार ने राज्य में उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी और अनियमित बिक्री के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में पर्याप्त उर्वरक भंडार उपलब्ध है, जिसमें यूरिया, डीएपी और एनपीके और एनओपी और एसएसपी शामिल है। सरकार ने अब तक 37 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है, 100 प्राधिकार पत्र रद्द किए हैं और 132 को निलंबित किया गया है। पूर्वी चंपारण में विशेष कार्रवाई कर कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और प्राधिकार पत्र रद्द किए गए हैं। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। किसान इस नंबर पर उर्वरक से जुड़ी शिकायत या सूचना दे सकते हैं, जिसे पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आम जन के माध्यम से सूचना मिली कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। सबसे पहली सूचना मेरे पास आई जब मैं प्रभार ग्रहण किया, तो देखा कि कोई वीडियो चल रहा है कि वो स्मगलिंग हो रहा है। हमारा सामान, हमारी जो खाद है वो जा रहा है नेपाल में। तो हम लोगों ने, हमारे विभाग ने बहुत इसको सीरियसली लिया, छानबीन किया। तो मुजफ्फरपुर से वो कुछ हो रहा था गड़बड़ी और उधर जा रहा था नेपाल की तरफ। तुरंत कार्रवाई हुई, एफआईआर किया हम लोगों ने और सख्ती किया। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा, हम पूरा निगरानी रखे हुए हैं। हम उड़नदस्ता बनाए हैं, उड़नदस्ता मुख्यालय से भी और उड़नदस्ता जिला से भी। और हमने जिम्मेदारी फिक्स की है अपने अधिकारियों का कि उसके बावजूद भी कहीं शिकायत मिलती है, आपकी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे अधिकारी जिम्मेवार हैं, उनके रहते रहते इस तरह की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।